आज हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें माइटोस का अर्थ होता है थियल्ड। थियल्ड मतलब होता है धागे, और कॉन्ड्रियान का मतलब होता है ग्रेन्यूल या कणिकाएं। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो धागे समान कणिकाएं होती है, इस कारण से इनको सूत्र कणिकाएं भी कहते हैं। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया का इतिहास देखते हैं, क्योंकि इस इतिहास में से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया, इसकी खोज किसने की, ये नाम किसने दिया। तो हम इसका इतिहास देखें तो सबसे पहले कोलिकल ने सर्वप्रथम इन्हें कीटों की रेखित पेशियों में देखा, और फ्लेमिंग और अल्टमान को माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय दिया जाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज फ्लेमिंग और अल्टमान नामक वैज्ञानिकों ने की थी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम है वो इन्होंने नहीं दिया। फ्लेमिंग है, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया? फाइलिया। इसको याद करने का तरीका है फै को फै से मिलाओ। फ्लेमिंग ने फाइलिया नाम दिया और अल्टमान ने इन्हें बायोप्लास्ट कहा, ए और बी। इस तरह से इनको याद रख सकते हैं। फ्लेमिंग ने फाइलिया नाम दिया और अल्टमान ने इन्हें बायोप्लास्ट कहा। और जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है वो सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है कि ये जंतुओं में भी पाया जाता है और पादपों में भी पाया जाता है। तो पादपों में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले मीविस नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन्होंने निम्फिया नामक पादप में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की साइज की बात करें तो इसकी लंबाई होती है 5 से लेके 8 माइक्रोन तक, और इसकी चौड़ाई होती है 0.5 से लेके 1 माइक्रोन तक। और इसकी शेप है वो या तो ये गोलाकार होता है, या बेलनाकार होता है, या दागेनुमा होता है, या सॉसेज के समान इसकी संरचना होती है। अब हम इसकी संख्या के बारे में देखें तो लगभग सामान्यतः तो इनकी संख्या है वो 500 से लेकर के 5000 तक पाई जाती है, लेकिन इनकी संख्या में बहुत बड़ा बदलाव पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करती है। इस कारण अलग अलग कोशिकाओं में इनकी जो संख्या है वो अलग अलग होती है। जंतु कोशिकाओं में पादप कोशिका की तुलना में अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं कि जंतु कोशिका है वो पादप कोशिका की तुलना में थोड़ी ज़्यादा सक्रिय होती है, इसलिए जंतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है। अब हम कुछ अपवाद देखते हैं। एक तो है माइक्रोस्टेरियाज, ये एक शैवाल है, और एक है क्लोरेला फस्का, ये दोनों ही शैवाल हैं। इन दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है 1। और एक प्रोटोजोआ है ट्राइपेनोसोमा, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 1 होती है। और एक है केओज, इसको कई लोग चाउस भी बोलते हैं। यह एक वृहद अमीबा होता है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या है वो 5 लाख तक होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या है उसमें बहुत विभिन्नताएं देखने को मिलती है, लेकिन इनकी सामान्य जो संख्या है वो 50 से लेकर के 5000 तक होती है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में देखें तो यह 2 झिल्ली युक्त कोशिकांग है, यानी इसमें 2 झिल्लियां पाई जाती है। बाहर की ओर जो झिल्ली होती है वो एकदम सपाट होती है, इसमें कोई किसी भी प्रकार का वलन नहीं होता। दूसरी है आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली है, इसमें अंगुली के समान ये जगह जगह पर उभार पाए जाते हैं। इन उभारों को बोलते हैं क्रिस्टी। और ये जो दोनों झिल्लियां हैं इनके बीच में जो अवकाश पाया जाता है, इस अवकाश को बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। यानी दोनों झिल्लियों के बीच में जो खाली स्थान पाया जाता है उसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और जो अंगुली के समान जो वलन है जिनको हम क्रिस्टी बोल कहते हैं, इनके ऊपर कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, इनको बोलते हैं F1 कण। तो सर्वप्रथम क्रिस्टी है जो अंगुली समान संरचना है, इसके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है फ्लाडे।
ये एग्जाम में बहुत बार साइंटिस्ट के नाम पूछ लिए जाते हैं। क्रिस्टी के ऊपर विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें ऑक्सीसोम या F1 कण कहते हैं। इनको F1 या F1 F0 कण भी कहते हैं और इनका एक नाम और होता है, इनको बोलते हैं प्रारंभिक कण। तो इनके नाम हो गए ऑक्सीसोम, F1 कण, प्रारंभिक कण या F1 F0 कण। और जो ये ऑक्सीसोम है, इनकी संख्या एक कोशिका के, एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 10⁴ से लेके 10⁵ तक होती है, यानी ये बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। इनका एक नाम और भी है, इनको बोलते हैं मोरन कण, क्योंकि इनकी खोज है वो मोरन नाम के वैज्ञानिक ने की थी, इस कारण इसको मोरन कण भी कहते हैं। जो F0 के द्वारा ऑक्सीसोम आंतरिक झिल्ली से जुड़े रहते हैं, यानी जो ऑक्सीसोम है इसकी हम संरचना देखें तो इसमें एक भाग होता है F0 भाग, एक बीच में लंबा जो भाग दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं वृंत, और जो ऊपर की ओर फुला हुआ भाग दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं F1 कण। तो जो आंतरिक झिल्ली है इससे जो जुड़े रहते हैं वो F0 से, या FO भी बोलते हैं इसको कई लोग, तो F0 से ये आंतरिक झिल्ली से जुड़े रहते हैं। और जो F1 भाग है इसके अंदर ETS चलता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। तो इस ETS के द्वारा ATP का निर्माण होता रहता है। क्रेब चक्र के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में उपस्थित होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया का ये भाग है इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, इसके अंदर क्रेब चक्र के एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें एक अपवाद है, जो सक्सेनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वो एकमात्र ऐसा एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाया जाता है। बाकी सारे जो क्रेब चक्र के एंजाइम है वो मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं, केवल ये एक एंजाइम ही है सक्सेनिक डीहाइड्रोजिनेज, यही है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के ऊपर पाया जाता है। मैट्रिक्स में वर्ताकार DNA पाया जाता है जिससे यह स्वयं की प्रतिकृति कर सकता है, इस कारण इसे अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। एक तो हमने हरित लवकों के बारे में पढ़ा था, उसमें आया था कि अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहते हैं इनको, क्योंकि उनमें भी स्वयं का वर्ताकार DNA पाया जाता था। अगला है, इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है जिससे यह स्वयं प्रोटीन संश्लेषण कर सकता है। ये हरित लवक में भी पाया जाता है, तो इस कारण से ये हरित लवक से समानता दर्शाता है। एक तो इनमें अर्धस्वायत्त कोशिकांग